नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूचर पीसीएस में। शिक्षक दिवस भी है तो आज की पहली न्यूज़ की तरफ जो कि है 23वें विधि आयोग का गठन हुआ है। तो 23वें विधि आयोग का गठन 3 साल के लिए राष्ट्रपति द्वारा किया गया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और ये 3 साल के लिए गठित हुआ है। 3 साल के लिए मतलब 2024 से लेके 2027 के लिए गठित हुआ है। ठीक है। और इसके इतिहास के बारे में अगर जानें तो पहला विधि आयोग जो है वो 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में गठित हुआ था। 1833 में एक एक्ट आया था, आप लोगों को पता है। उसके बाद गवर्नर की परिषद में एक विधि आयोग की एंट्री हुई थी। तो मैकाले को ही वो विधि आयोग का सदस्य बना के परिषद में शामिल किया गया था। उसके बाद 1834 में लॉर्ड मैकाले को जिम्मेदारी दी गई कि कानूनों को संहिताबद्ध करे, जिसके लिए विधि आयोग का प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ था। इसके प्रयास से ही आईपीसी की धाराएं बनी, उस समय संहिता बनी, लेकिन लागू नहीं हो पाई। वो संहिता जाके लागू होती है 1860-61 में। तो आईपीसी, फिर सीआरपीसी, फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये सारी जो कानून है, ये सारे विधि आयोग के ही सुझाव पे निर्मित हुए हैं। अब तो वो आईपीसी बदल दिया गया है और सीआरपीसी का भी नाम परिवर्तित करके आईपीसी का नाम भारतीय न्याय संहिता, दंड संहिता कर दिया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या है विधि आयोग का? विधि आयोग का उद्देश्य होता है कि भारतीय विधिक व्यवस्था को बेहतर बनाना और कानूनों की समीक्षा करना और सुझाव देना इस बारे में। अब आयोग जो होता है, इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। इसके अलावा कुछ पदेन सदस्य भी होते हैं और विशेषज्ञता के लिए किसी और सदस्य को, मान लीजिए ये मान लीजिए सेरोगेसी एक्ट पे ये विचार कर रही है, तो कुछ डॉक्टर को ये अलग से बुला सकती है अपने पास। मतलब विशेषज्ञता सदस्य कह लीजिए कि वो किसी क्षेत्र विशेष के हैं। ठीक है। तो ये हमारा हो गया विधि आयोग। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो ये एक टर्म है जो अभी चर्चा में है, ब्लैक कोट सिंड्रोम। ये क्या है? तो राष्ट्रपति ने इस शब्द का इस्तेमाल किया है, तो ये चर्चा में आ गया है। न्याय में होने वाली देरी के कारण जो आम नागरिक जो घबराता है, उसको न्यायपालिका से जो डर लगता है, उसमें उस प्रक्रिया में इन्वॉल्व होने में जो डर लगता है, उसी को ब्लैक कोट सिंड्रोम कहा गया है। अगर इसको सीधे शब्दों में कहें तो आम नागरिकों द्वारा अनुभव किए जाने वाले दबाव या तनाव का वर्णन है ये शब्द जो है एक दूसरे शब्द से मिलता जुलता है। उसका नाम है वाइट कोट हाइपरटेंशन। तो ये वाइट कोट हाइपरटेंशन क्या है? तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब भी घर में कोई बीमार पड़ता है या हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो एक अजीब सा डर लोगों को लगता है। तो ये जो शब्द है वाइट कोट हाइपरटेंशन, ये मेडिकल के लिए इस्तेमाल होता है। जब कोई आप हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं या किसी को एडमिट कराते हैं, उस दौरान जो डर लगता है कि हॉस्पिटल में क्या होगा, कितना पैसा खर्च होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं रहती है, उसी तरह का एक टर्म ब्लैक कोट सिंड्रोम ये शुरू हुआ है कोर्ट के लिए। ठीक है। तो एक तरह से सुझाव या परामर्श के रूप में उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि आम नागरिक कोर्ट में आने से इतना डरने लगे जितना लोग हॉस्पिटल जाने से डरते हैं। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो ये न्यूज़ पहले भी एक बार कवर कर चुके हैं। एग्रीश्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल दोनों जो है शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया था। तो अब ये इसके बारे में डिटेल थोड़ा करेंगे कि एग्रीश्योर फंड है कितना, क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं एग्रीश्योर फंड की शुरुआत जो है वो 2022-23 के बजट से की गई थी। ठीक है। और इसके 750 करोड़ रुपए इसके लिए प्रावधान किया गया है। और इसके लिए जो एजेंसी है जो इसका पूरा तरह से नियमन या समायोजन कर रही है, वो नाबार्ड की सहायक कंपनी है। नाबार्ड की एक सहायक कंपनी है, उसका नाम है नैब वेंचर्स इसका। तो ये फंड हम लोग याद रख सकते हैं, 750 करोड़ का एग्रीश्योर फंड है। ठीक है। इसमें 250 करोड़ निजी है, 250 करोड़ बैंकों का है, फिर नाबार्ड का है। ठीक है। नाबार्ड का गठन कब हुआ था? तो 1982 में इसका गठन हुआ है। नाबार्ड क्या काम करता है? ये कृषि ऋण के संबंध में सुझाव देता है कि सूक्ष्म ऋण जो कृषि में दिया जाता है उसके संबंध में सुझाव देता है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। तो ये है FWD-200B। ये है क्या? ये भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान है जो मानव रहित है। तो इसको अगर कहें तो मानव रहित स्वदेशी लड़ाकू विमान है। ठीक है। इसमें ये
पूरी तरह से ऑटोमेटिक कंट्रोल में है। दूर से रह के इसको कंट्रोल किया जा सकता है और ये सारा काम वही करता है जो लड़ाकू विमान कर सकता है। ठीक है, और इसके बारे में और जाने तो ये बेंगलुरु की एक कंपनी है जिसका नाम है फ्लाइंग वेज डिफेंस एरोस्पेस। फ्लाइंग वेज डिफेंस एरोस्पेस, इसने इसका निर्माण किया है और जो लड़ाकू विमान है उसका नाम है FWD-200B। ठीक है, इसका अभी बेंगलुरु में ही सफल परीक्षण हुआ है। तो ये पुरानी न्यूज़, लेकिन अभी इसका क्या हुआ है, इसकी टेस्टिंग हुई है। तो इसकी सफल टेस्टिंग के बाद इसको अब आगे शामिल किया जा सकता है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। तो ये है केंद्रीय सतर्कता आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2023 के लिए रिपोर्ट आई है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ 75,000 के आसपास मामले दर्ज हुए हैं। अब इनमें सर्वाधिक मामले जो हैं वो भ्रष्टाचार के किस मंत्रालय या किस जो है विभाग के बारे में है, तो ये है रेलवे में रेलवे के सर्वाधिक भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद दिल्ली की जो MCD है, अभी वो बाढ़ वाला किस्सा आप लोगों ने देखा, तो दिल्ली की जो MCD है उसके खिलाफ सेकंड हाईएस्ट मुकदमा है। और इसके बाद है बैंक्स के फ्रॉड और ये सब के बारे में या भ्रष्टाचार के बारे में, इनके बारे में सर्वाधिक ज़्यादा रिपोर्टें की गई हैं। ठीक है, तो थोड़ा ये CVC के बारे में जानते हैं। तो CVC का जो गठन हुआ है वो 1964 में गठित के संथानम समिति की सिफारिशों पे हुआ है। ये भ्रष्टाचार के निवारण के लिए गठित हुई थी। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ, बाद में इसको 1998 में इसको वैधानिक दर्जा दिया गया। वैधानिक दर्जा देने का मतलब है कि संसद ने एक अधिनियम इसके लिए पास किया, इसकी शक्तियों के लिए, इसके नियुक्तियों के लिए, सब चीज़ों के बारे में। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका 3 प्राथमिक उद्देश्य है। पहला है कि भ्रष्टाचार रोधी जो उपाय हैं उनका प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। दूसरा है कि अगर लोकपाल कोई शिकायत भेजता है तो उसका निराकरण किया जाए। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट काम है जो ध्यान नहीं देते, CBI के कामकाज की निगरानी भी ये करता है कि कहीं CBI ही तो कहीं मेल प्रैक्टिसिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो CBI के साथ भी ये कार्य करता है और उसके ऊपर सुपरविजन का काम करता है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। तो ये है, इसको इंडोबिस कहेंगे। ये खबर क्या है इसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो ये एक तरह का वो है, सूचना प्रणाली है, डेटा सिस्टम है। तो ये है क्या, इसमें IND मतलब इंडिया है, OBIS का मतलब है ओशियन बायोडाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ओशियन बायोडाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये किसके द्वारा पहल की गई है, तो ये एक पहल की गई है CMLRE। क्या है इसका फुल फॉर्म, ये समुद्री जीव संसाधन एवं पारिस्थितिकी केंद्र है जिसका मुख्यालय कोच्चि में है। ठीक है, कोच्चि में इसका मुख्यालय है। इसका फुल फॉर्म अगर देखें तो सेंटर फॉर मरीन लिविंग एंड रिसोर्सेस ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत काम करता है। इसने ही ये पहल जारी की है। इसका उद्देश्य क्या है, तो ये समुद्री जैव विविधता की निगरानी के मामले में डेटा संग्रहण करता है और सामूहिक सहभागिता आधारित एक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास है। ठीक है, ये जो वैश्विक समुद्री डाटा है, वैश्विक समुद्री जैव विविधता डाटा है, तो ये भारत के संबंध में इस डेटा को एकत्रित करने का काम करेगा। जितनी भी समुद्री बायोडाइवर्सिटी है, तो आप लोग जान रहे हैं कि समुद्र जो है वो सबसे ज़्यादा सेफ इस समय, मतलब अब तो वहाँ भी दिक्कत हो गई है, लेकिन सबसे सेफ इकोसिस्टम माना जाता है। तो उसके डेटा एनालिसिस के लिए ये पहल की गई है। ठीक है, अगली खबर की तरफ चलते हैं। ओपेक द्वारा उत्पादन में कटौती की योजना है। फिर भारत तो अभी ओपेक से कम करता है, लेकिन फिर भी ओपेक जो ये संगठन है ये तेल निर्यातक देशों का संगठन है और पूरे विश्व में जितना तेल निर्यात होता है उसका लगभग 49% तेल यही निर्यात करता है। ठीक है, इसके साथ ही 80% जो है वो उत्पादन में नहीं, भंडारण में 80% का ये योगदान रखता है, इसलिए ये संगठन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओपेक संगठन की स्थापना जो की गई थी 1960 में बगदाद कॉन्फ्रेंस में की गई थी, बगदाद सम्मेलन में की गई थी। कभी अगर न्यूज़ में आया तो इसके सदस्यों के बारे में पूछ सकता है। तो ओपेक के सदस्यों में
5 जो है संस्थापक सदस्य हैं, जो ज़्यादातर अरब कॉन्टिनेंट के पास ही हैं। तो इसमें सऊदी अरब है, इराक है, ईरान है, कुवैत है, इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और एक बाहर का मतलब दक्षिण अमेरिका का देश वेनेजुएला इसमें। ठीक है, इसके अलावा जो 7 सदस्य हैं वो सब अफ्रीकी कंट्री हैं। ठीक है, जिसमें नाइजीरिया, लीबिया हो गया। ठीक है, ये सारी कंट्रीज़ हैं जो उतना तेल उत्पादन तो नहीं करती हैं, लेकिन मतलब इनके प्रभुत्व में। इसका मुख्यालय वियना में, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, वियना में इसका मुख्यालय। अगली खबर की तरफ चलें तो ये है पोषण ट्रैकर पहल। इसको एक अवार्ड दिया गया है, जिसके लिए ये न्यूज में है। अवार्ड इंपॉर्टेंट है। ये जो अभी हम लोग ई गवर्नेंस पे राष्ट्रीय सम्मेलन पढ़ रहे थे, ई गवर्नेंस का राष्ट्रीय सम्मेलन में इसको ई गवर्नेंस अवार्ड मिला है। ई गवर्नेंस का राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। ये पोषण ट्रैकर पहल है क्या? तो पोषण ट्रैकर पहल जो पोषण 2.0 है, सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.0 के तहत मासिक विकास की निगरानी के लिए इसको किया गया है। तो इसकी विशिष्टता के लिए इसको ये अवार्ड दिया गया है, मासिक निगरानी, मासिक विकास निगरानी के लिए पोषण 2.0। तो पोषण 2.0 अभी पिछली बार भी हम लोग एक बार इस पर डिस्कस किए थे। पोषण 1.0 ये 8 मार्च 2018 को लॉन्च किया गया था। तो पोषण 1.0 2018 का है, फिर 2021-22 से 25-26 के लिए पोषण 2.0 लॉन्च हुआ है। इससे पहले इस पुरानी योजना का नाम क्या था? तो इसका नाम था एकीकृत बाल विकास योजना, जो 1975 में शुरू हुई थी। ठीक है, ये उसी का अगला रूप है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो डॉक्टर दसारी राधिका को इस्पात संघ ने, भारतीय इस्पात संघ ने अपने सम्मेलन के दौरान जेंडर डाइवर्सिटी पुरस्कार दिया है। जेंडर डाइवर्सिटी पुरस्कार दिया है। इसके डीप में नहीं जाना है, इनको बस ये पुरस्कार मिला है, इतना ध्यान रखना है। मटेरियल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये मुंबई में आयोजित हुआ है, और ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसके अध्यक्ष जितेंद्र सिंह हैं, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। चलते अगली खबर की तरफ। सशक्त सेना समृद्ध भारत प्रदर्शनी ये जो है रांची झारखंड में आयोजित की गई है। तो ये भी वन लाइनर टाइप की खबर है। रांची झारखंड में इसका आयोजन किया गया है। एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज़ है, हिम ड्रोन एंड थॉर्न 2 तथा हिमटेक, ये 2 पहल हैं जो भारतीय सेना द्वारा की गई हैं। ये 2 पहल सेना द्वारा की गई हैं। ये सेना में ड्रोन के ऊंचाई पे इस्तेमाल से संबंधित हैं। ठीक है, जैसे कोई भी डिवाइस है तो वो एक एल्टीट्यूड पे जाने के बाद उसको वातावरण प्रभावित करता है, जैसे बर्फबारी हो गई, हवाएं हो गई, भूस्खलन हो गया, इस तरह का एवलांच आ गया, कुछ भी ऐसा हो गया तो उससे उसकी क्रियाविधि प्रभावित हो सकती है। तो ऐसे ड्रोन का विकास करना है जो अत्यधिक ऊंचाई, जो कि भारत दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धस्थल जैसे सियाचिन में युद्ध कर सकता है, तो वहाँ पे ड्रोन के प्रयोग के लिए इन्होंने 2 पहल, हिम ड्रोन और हिमटेक, ये दोनों नाम याद रखने हैं, सेना द्वारा पहल की गई है ड्रोन के विकास के लिए। ठीक है, अगली खबर तरफ चलें तो ये सारी खबर वन लाइनर ही है। तो आयुष्मान खुराना जो कि बॉलीवुड एक्टर है, आयुष्मान खुराना और नीरज चोपड़ा को यूथ आइकन अवार्ड दिया गया है। ये किसकी तरफ? फिक्की यंग लीडर फोरम द्वारा दिया गया है यूथ आइकन अवार्ड। आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ का ओबी से नियुक्त किया गया है। नीरज चोपड़ा आपको पता है सिल्वर भी जीता है ओलंपिक में। अगली खबर पे चलते हैं। कर्नाटक ने डेंगू को महामारी घोषित किया है। ठीक है, तो किसी भी रोग को महामारी घोषित करने के बाद उसके ऊपर अलग से नियामक लागू होते हैं। महामारी लागू करने के बाद नियम कानूनों में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि डेंगू को महामारी घोषित करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये कर्नाटक राज्य है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन हुआ है और बबीता सिंह चौहान इसकी अध्यक्ष बनी है। तो इतना बहुत है। एक विधेयक आया है पश्चिम बंगाल में जो रेप केस हुआ था, उसके बाद पूरी सरकार वहाँ घिरी हुई थी, तो उसने काउंटर करने के लिए बचाव में अपने, तो ये अपराजिता महिला व बाल विधेयक जो है ये आया है वहाँ पे। इसके तहत
राज्य अपराजिता टास्क फोर्स गठित करेगा, अपराजिता टास्क फोर्स गठित करेगा, और किसी भी रेप, यौन संबंधी हिंसा की कोई भी अगर रिपोर्टिंग होती है तो 21 दिन के अंदर उसकी जांच जो है कंप्लीट करने का है, और कम से कम फांसी की सज़ा और उम्र कैद, इसके अलावा कोई सज़ा नहीं। मतलब मैक्सिमम केस में फांसी की सज़ा देने के लिए ये कठोर कानून लाया गया है। याद रखना है कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लाया गया है। ठीक है। विषाणु युद्धाभ्यास हुआ है, तो ये भी महामारी से निपटने के लिए ही है, और जब कोई महामारी का अटैक हो जाता है तो उससे निपटने के लिए राजस्थान में इसे किया गया है। बहुत सारी संस्थाएं इसमें इन्वॉल्व हैं, तो इसमें राजस्थान की सरकार, भारत सरकार और इत्यादि संस्थाएं। याद रखना केवल विषाणु युद्धाभ्यास राजस्थान में हुआ, इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, राजस्थान को केवल याद रखना है। आखिरी खबर की तरफ चलते हैं। विश्व शांति बौद्ध विहार, इसका जो है विश्व शांति बौद्ध विहार की स्थापना लातूर में की गई है, लातूर महाराष्ट्र में, और जो राष्ट्रपति हमारी है द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने ही इसकी स्थापना की है, द्रौपदी मुर्मू ने ही इसकी स्थापना की है। तो ये सारी वन लाइनर खबरें थी। तो इस तरह से होलिस्टिक अप्रोच में वन लाइनर और डिटेल दोनों का हम लोग एनालिसिस करते हुए आज की करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए इसी की तरह। तो हम लोग मंथली फिर वीकली इस तरह करके पूरी तरह से करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।